एक है आर्टिकल 82, एक है आर्टिकल 170। आर्टिकल 82 जो है वो हमारी बेसिकली किसके लिए है? लोकसभा के लिए। 170 जो है वो किसके लिए है? विधानसभा के लिए। देखो, परिसीमन नाम क्या है इसका? परिसीमन आयोग। डिलिमिटेशन कमीशन इसका बेसिकली काम क्या है? एक छोटा सा पॉइंट इसी के अंदर समझना। आर्टिकल 82 लोकसभा के लिए, आर्टिकल 170 किसके लिए है? विधानसभा के लिए। राज्यों के अंदर है, विधानसभा के लिए। देखो, आर्टिकल 82 और 170 के अंदर एक वर्ड लिखा हुआ, कौन सा लिखा हुआ? री एडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस। ये वर्ड लिखा हुआ है। प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन, ये वर्ड लिखा हुआ है। प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। इसका मतलब होता है कि हर जनगणना कितने साल में होती है? 10 साल में। और उसके अंदर फिर री एडजस्टमेंट किया जाएगा। किसका किया जाएगा? यहां पर लिखा हुआ है लोकसभा सीटों का। क्या लिखा हुआ है? लोकसभा सीटों का। 170 में किसका किसका लिखा हुआ है? विधानसभा की सीटों का। तो इसके लिए कमीशन बनेगा। कौन सा कमीशन? डिलिमिटेशन कमीशन। और ये जो कमीशन है ना, वो किसी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के अंदर नहीं बनेगा। एक स्टैचुरी बॉडी होगी जो कौन बनाएगा? भारत का राष्ट्रपति बनाएगा, प्रेसिडेंट बनाएगा। और प्रेसिडेंट जब इसको बनाएगा डिलिमिटेशन कमीशन को, तो इस कमीशन के अंदर मेंबर कौन होंगे? सदस्य कौन होंगे? बेसिकली आपको दिखाई देगा। सबसे पहले ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के क्या होंगे? इसके अध्यक्ष होंगे, चेयरमैन होंगे। तो डिलिमिटेशन का, सुनना, डिलिमिटेशंस का जो चेयरमैन होता है वो कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज। काम क्या होगा वो मैं पूरा बता दूंगा। दूसरा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट। देखो, जब मैं बोलता हूं ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो उसका मतलब है कि उसके अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो चीफ है वो भी आ जाता है और मेंबर भी आ जाते हैं। इसलिए जो पूरा का पूरा वर्ड है ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसके अंदर वो पूरी कंपोजिशन इंक्लूड है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और साथ के साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट, ये लोग क्या होते हैं? इसके मेंबर्स होते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट। ठीक है। हाँ, हाँ, प्रेसिडेंट स्टेब्लिश करता है। फिर दूसरा लिखना है इसके अंदर। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिलिमिटेशन कमीशन नहीं लिखा हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो स्टेटमेंट लिखी हुई है, री एडजस्टमेंट आफ्टर एथ सेंसस। दूसरा देखना। देखो ना, मैंने कहा कि डिलिमिटेशन कमीशन होता है, एक आयोग होता है परिसीमन, जो कि आर्टिकल 82 में एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, री एडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस। हर जनगणना के बाद क्या होगा? री एडजस्टमेंट होगा। री एडजस्टमेंट किसका होगा वो भी समझेंगे। ऐसे ही विधानसभा का भी क्या होगा? री एडजस्टमेंट होगा। अब सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज इसके चेयरमैन होते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चीफ और मेंबर इसके क्या होते हैं? मेंबर्स होते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट इसके मेंबर होते हैं। साथ के साथ लोकसभा के 5 मेंबर और विधानसभा के 5 मेंबर भी इस कमीशन के क्या होते हैं? मेंबर होते हैं।
लेकिन इनको परमानेंट मेंबर के रूप में नहीं माना जाता। परमानेंट मेंबर के रूप में सिर्फ इनको माना जाता है, इसलिए मैंने इनको क्या रखा है, सहायक के रूप में रखा है। लोकसभा के 5 सदस्य और विधानसभा के 5 सदस्य इसके सहायक के रूप में होते हैं, उनको राइट नहीं मिला हुआ होता। अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में, कंपोजिशन के बारे में समझाऊंगा। तो बताना कंपोजिशन के अंदर, संगठन के अंदर क्या क्या आता है। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत का निर्वाचन आयुक्त, और इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट। बेसिकली आपको देखा जाए तो इसकी कंपोजिशन जो है ना, इसकी कंपोजिशन में किसी सांसद को इंक्लूड नहीं किया, किसी पार्टी को इंक्लूड नहीं किया, किसी मेंबर को इंक्लूड नहीं किया। अब आप कहोगे सर यहाँ तो किया, मैंने कहा कि ये सिर्फ एसोसिएट मेंबर होते हैं, सहायक होते हैं। मेन काम करेगा कौन, ये लोग करेगा। अब ऐसा क्यों किया गया है और काम क्या होता है, देखो मोटे तौर पे मैं आपको बताऊं कि इसके 3 काम आपको ध्यान रखने हैं। कितने काम, 3 काम। मोटे तौर पर 2 ही काम है, लेकिन उसी से तीसरा काम निकल कर आता है। मेरे को एक चीज बताओ कि आप हरियाणा में रह रहे हो, हरियाणा में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 10 सीटें हैं, और विधानसभा की कितनी सीटें हैं, विधान 90 सीटें हैं। किसकी, विधानसभा की। अब यहां पर क्या कहा गया है, और टोटल लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 543। 2 तो नॉमिनेटेड है ना, 543 है। तो इसमें यह कहा गया है कि जब भी भारत के अंदर जनगणना होगी, हर 10 साल के अंदर एक कमीशन बैठेगा, कमीशन अपनी रिपोर्ट देगा 1 साल के अंदर अंदर, और इस रिपोर्ट में बताया जाएगा कि लोकसभा की कुल सीटें कितनी बढ़नी चाहिए, लोकसभा की टोटल सीट कितनी बढ़नी चाहिए, और लोकसभा के अंदर सीटों का एडजस्टमेंट कैसे होना चाहिए। अब मेरे को एक चीज बताओ, देखो टोटल सीटें तो डिसाइड होगी किसके ऊपर, टोटल पॉपुलेशन के ऊपर। अरे हाँ ना बोलो, कुल जनसंख्या के ऊपर टोटल सीटें डिसाइड होगी। और इंटरनली एडजस्टमेंट कैसे होगा भाई, क्या हर 10 साल के अंदर किसी एक डिस्ट्रिक्ट, किसी एक एरिया की पॉपुलेशन सेम रहती है, बदलती रहती है, बदलती है। आप आज से पहले चांदनी चौक देखो, चांदनी चौक की जनसंख्या क्या थी, कम थी, लेकिन धीरे धीरे चांदनी चौक डेवलप हुआ तो चांदनी चौक की जनसंख्या बढ़ने लगी। सेम आप गुड़गांव देखो, तो गुड़गांव की जनसंख्या आज से 20 साल, 15 साल, 25 साल पहले क्या सेम थी, नहीं, कम थी। पॉपुलेशन क्या होगी, बढ़ गई, और किसी की कहीं की कम भी हुई होगी। सेम आप एग्जांपल लो कि तमिलनाडु और बिहार की पॉपुलेशन एक टाइम पे क्या थी, लगभग सेम थी, लेकिन बिहार ने कंट्रोल नहीं किया अपनी पॉपुलेशन के ऊपर, तमिलनाडु ने कंट्रोल किया, तमिलनाडु की पॉपुलेशन नीचे आ गई, बिहार की पॉपुलेशन क्या आ गई, ऊपर आ गई। तो इसका मतलब ये है कि ये सारा का सारा एडजस्टमेंट, हमने एक बेसिक रूल बनाया कि हमारा जो सांसद होगा, कौन होगा, सांसद जो होगा हमारा, लोकसभा का मेंबर होगा, वो 10 लाख जनता का रिप्रेजेंटेटिव होगा। मतलब 10 लाख पर कितनी सीट, एक सीट होनी चाहिए। लेकिन जनरली 10 लाख पर एक सीट होनी चाहिए, लेकिन इस हिसाब से 543 सीटें हैं, तो हमारी पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए, 55 करोड़ पॉपुलेशन, मतलब 543 तो लगभग कितनी, 55 करोड़ के आसपास। ठीक है, 54-55 करोड़ एक ही बात है। तो इतनी पॉपुलेशन पे इतनी सीटें होनी चाहिए, लेकिन आज के टाइम पे पॉपुलेशन कितनी है, 55 करोड़। अब मान के चलते हैं कि उस पॉपुलेशन को राउंड ऑफ में 140 करोड़ मान लेते हैं, कुछ लोग बाहर भी 140 करोड़ मान, तो सीटें कितनी होनी चाहिए, 1400 सीटें होनी चाहिए। तो कहा जाता है कि हर 10 साल में सेंसस होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो टोटल सीटें भी क्या होगी, बढ़ेगी। और ये जो एडजस्टमेंट है सीटों का, कोई एक राज्य से छोड़कर दूसरे राज्य में गया, किसी राज्य की सीटें बढ़ेगी, किसी राज्य की सीटें क्या होगी, कम होगी। इस एडजस्टमेंट को क्या करना है, मेंटेन करना है। ये सारा काम किसका होगा, डिलिमिटेशन कमीशन का। सेम इसी हिसाब से आप देखोगे, किसी स्टेट के अंदर SC ST की पॉपुलेशन होगी, SC ST की पॉपुलेशन को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें रिजर्व करना। जैसे आज के टाइम पे लोकसभा में 84 रिजर्व है, सीटें रिजर्व है किसके लिए, SC के लिए, और 47 सीटें रिजर्व है किसके लिए, ST के लिए। सारा काम किसका, डिलिमिटेशन कमीशन का। अब यहां पर ये लिख लिया था ना आप लोगों ने, ठीक है। अब आपने यहां पर ये देख लिया कि भाई डिलिमिटेशन कमीशन ने बेसिकली 2 काम करने हैं। एक तो टोटल सीट हर 10 साल के अंदर क्या करना है, टोटल सीट में चेंजेस करने हैं, और दूसरा क्या करना है कि एडजस्टमेंट करना है सीटों का। एडजस्टमेंट कैसे होगा, इंटरनली होगा, किसी स्टेट की पॉपुलेशन कम, किसी स्टेट की ज्यादा, किसी एक एरिया के अंदर। अब आप एक चीज देखो, हरियाणा के अंदर लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 10 सीटें हैं। 10 सीटें हैं तो हरियाणा के अंदर डिस्ट्रिक्ट वाइज बटी हुई है। आज के टाइम पे आप देखोगे हरियाणा में जब डिस्ट्रिक्ट वाइज सीटें बटी हुई है,
तो 10 सीटें मान लो हम फिक्स, फिर भी फिक्स रखते हैं कि भाई 10 सीटें है, चलो टोटल हम 10 रखेंगे, लेकिन ये तो डिसाइड करोगे ना कि हरियाणा की पॉपुलेशन ज्यादा हो गई है, मान लो रेवाड़ी की पॉपुलेशन, हरियाणा सॉरी गुरुग्राम की पॉपुलेशन ज्यादा हो गई है और रेवाड़ी की पॉपुलेशन कम हो गई है, तो इसमें तो एडजस्टमेंट करोगे ना, ये बाउंड्री नजदीक है तो एडजस्टमेंट करोगे। तो ये जो इंटरनली एडजस्टमेंट है ये भी काम किसका होगा, डिलिमिटेशन कमीशन का होगा। ठीक है, यहां तक की चीजें हुई क्लियर। अब देखो 1951 के अंदर हमारा सेंसस हुआ, सेंसस किस साल हुआ, 51 के अंदर। हमने 1952 के अंदर कमीशन बनाया, डिलिमिटेशन कमीशन। फिर 1961 में सेंसस हुआ, हमने कमीशन कब बनाया, 62 के अंदर। फिर हमारा सेंसस कब हुआ, 71 के अंदर। फिर हमने कमीशन कब बनाया, 1972 के अंदर। अब गौर से सुनना, कब बनाया, 72 के अंदर। और 72 के अंदर सुनना, कब, 72 के अंदर, 72 के अंदर हमने ये प्रोविजन किया कि लोकसभा की टोटल सीटें कितनी होगी, 543। तो टोटल सीट को कितना बना दिया, 55 करोड़, अब बेसिक भले ही रहने दो। तो टोटल सीट को कितना बना दिया, 543। और यहां पर 71 के बाद अगला सेंसस कब होगा, 81। लेकिन 72 के टाइम पे हमने एक मेजर चेंज देखा कि 71 में, गौर से सुनना, यहां से ही सारी हिस्ट्री शुरू होती है। आपको पता होगा इंदिरा गांधी ने एक प्रोग्राम चलाया था, कौन सा, जनसंख्या नियंत्रण, गरीबी हटाओ। और उनके बेटे संजय गांधी का एक प्रोग्राम था कि गरीबी हटाओ, गरीबों को मत हटाओ, गरीबी हटाओ। और गरीबी कैसे दूर होगी, गरीबी दूर होगी ऐसे कि भाई लोग ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं, ज्यादा बच्चे पैदा करें मतलब पॉपुलेशन बढ़ रही है, कम करो इस पॉपुलेशन को। तो फिर उनका ये नारा ही फेमस हो गया था कि भाई गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। और इतना फेमस हुआ कि जब देश में इमरजेंसी लगी, आपातकाल लगा, तो इस प्रोग्राम के अंदर सरकार ने एक प्रोग्राम चलाया कि हर वो व्यक्ति जो है जिसकी शादी हो चुकी है, एक फिक्स मानदंड के आधार पर उनकी की जाएगी नसबंदी। नसबंदी मतलब अब और बच्चे पैदा नहीं होंगे। तो सरकार सरकार को तो बस एक डेटा बढ़ाना था, जबरदस्ती लोगों को पकड़ पकड़ कर इंजेक्शन दिए जाने लगे। और इंजेक्शन, ना केवल इंजेक्शन दिए, अब खाली पड़ा आदमी जब इसको इंजेक्शन लग गया, वो बच्चे ही पैदा नहीं कर सकता तो क्या करेगा, रेडियो सुनेगा। मर्फी के रेडियो अगर आपने सुने हो, तो मर्फी कंपनी उसी टाइम पे फेमस हुई थी। मर्फी के रेडियो चलते थे, जिस रेडियो को आप देखते हो ना, आज के टाइम पे तो नहीं चलता वो एंटीने वाले रेडियो, आपके परदादाओं के पास अगर वो मर्फी के रेडियो है, आज भी कई घर में मिलते, तो समझ लेना कि ये वही रेडियो थे जो उस टाइम पे चलाए गए थे। पकड़ के जबरदस्ती इंजेक्शन दे दिया गया था। हमारे परदादा जी तो बहुत कहानियां सुनाते थे कि भाई ऐसे गांव के अंदर कुछ लोग आते थे, डॉक्टर वगैरह की टीम आती तो इंजेक्शन ठोक कर चले जाते थे। हम बस बताते थे कि भाई हमारी उम्र 70 साल हो रही है, हम बच्चे पैदा नहीं करना ना, बस नाम क्या है ये, बस रिपोर्ट ली, बस इतना। गांव के अंदर टारगेट होता था इतने लोग को इंजेक्शन लगाने, ये होता था क्या, नसबंदी वाला प्रोग्राम। तो सरकार ने गरीबी हटाई हो नहीं हटाई हो वो तो एक बाद का चर्चा का विषय है, लेकिन सरकार ने ऐसे लोगों को जरूर रोक दिया जो बच्चे पैदा कर रहे थे, और भर भर के लोगों को जो इंजेक्शन लगाए। तो फाइनली जब 75 के अंदर इमरजेंसी लगी तो ये सारा का सारा प्रोग्राम चला। अच्छा, 1976 के अंदर अगला सेंसस कब होना है, 81 में। इंदिरा गांधी को भी थोड़ा डर था कि भाई पता है कि इमरजेंसी लगा दी है, तो इमरजेंसी के बाद ये जनता एक बार तो अपोज करेगी तो मेरी सरकार नहीं बनेगी। तो उन्होंने 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1971 सॉरी 1976 पास किया। और ये अमेंडमेंट पास करके लिखा दिया गया कि भाई जो टोटल 543 सीटें हैं ना, वो कब तक फिक्स रहेगी, नहीं नहीं 2001 तक फिक्स रहेगी। 2001 तक क्या रहेगी, फिक्स। कौन सी सीटें, टोटल सीट्स, टोटल सीट कितनी, 543। कि भाई 81 के अंदर जो डिलिमिटेशन कमीशन आया, तो क्या उस टाइम पे डिलिमिटेशन कमीशन बना, जवाब है नहीं। 81 के बाद डिलिमिटेशन कमीशन कब आया, 1991। क्या टोटल सीटें बढ़ी, नहीं। अब कौन सा साल आ गया, 2001। 2001 के अंदर भाई जाहिर सी बात है सीटें कब तक फिक्स थी,
कब तक सीट फिक्स थी 500? 2001 तक फिक्स थी। तो फिर 2001 का टाइम पीरियड आया और 2001 के टाइम पीरियड पे एक अमेंडमेंट हुआ, 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2001, और उसमें ये सारी की सारी सीटें कब तक फिक्स कर दी गई? 2026 तक क्या कर दी गई? फिक्स कर दी गई। लेकिन यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, सीटें देखो, याद रखने का तरीका, 42वें संशोधन के द्वारा 2001 तक फिक्स किए, 42 का डबल कर लोगे आप कितना निकल कर आएगा? 84। 84 के थ्रू 2026 तक सीटें क्या कर दी गई? फिक्स कर दी गई। तो डिलिमिटेशन कमीशन बेसिकली 2026 अब जो है, अब डिसाइड होगा कितनी सीटें बननी है, कितनी सीटें नहीं बननी है। 2026 अभी लिखो मत, पहले रुक जाओ। 2026 तक सीटें क्या हो गई? फिक्स हो गई। और यहां पर जो सीटें फिक्स हुई है उनके लिए सेंसस ईयर कौन सा माना है? 1971। इसलिए आपको दिखाई देगा कि जनरली जो भी इलेक्शन होते हैं ना भारत के अंदर, उस इलेक्शन के अंदर जैसे राष्ट्रपति का इलेक्शन है तो उसमें टोटल पॉपुलेशन लिखा आता है, तो टोटल पॉपुलेशन में दिखाया जाता है कौन से सेंसस के अकॉर्डिंग? 1971 के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग भाई? 1971 के अकॉर्डिंग। तो 71 का वो साल था जिसमें टोटल लोकसभा की सीटें क्या हो गई? फिक्स हो गई। लेकिन सरकार ने क्या किया? सरकार ने कहा कि भी टोटल सीटें तो फिक्स कर रहे हैं, लेकिन इसी साल 2001 में, इसको 2001-2 मान सकते हो, 87 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पास करके ये किया गया कि एससी के लिए सीटें रिजर्व कर रहे हैं कितनी? 84, और एसटी के लिए सीटें रिजर्व कर रहे हैं कितनी? 47। अब गौर करना इस बात पर, 84 और 47 सीटें ये डिसाइड होगी 2001 के सेंसस से। किसके सेंसस से? 2001 के सेंसस। इसलिए ध्यान रखना, इंटरनली सीटें जो बटी हुई है, इंटरनली सीटें बटी हुई है वो किसके सेंसस से बटी हुई है? 2001। और जो टोटल सीटें बटी हुई है वो किसके सेंसस से बनी हुई है? बटी हुई है 1971 के सेंसस से। अब तक की पूरी कहानी डिलिमिटेशन कमीशन की ये, ठीक है, इसको लिख लेना एज इट इज। अब मैं आपको एक दो चीजें इसके बारे में लिखवा दूंगा, पहले इसको लिख लेना। लिख लिया भाई? देखो, यहां तक की चीजें आपको ध्यान रखनी। 51 का सेंसस हुआ, डिलिमिटेशन कमीशन किस साल बना? 52 के अंदर। हमारे कोई काम का नहीं कितनी सीटें थी कितनी नहीं थी। 61 का सेंसस हुआ, डिलिमिटेशन कब बना? 62 में, क्योंकि आर्टिकल 82 क्या कहता है? रीएडजस्टमेंट आफ्टर इस सेंसस, प्रत्येक गणना के बाद पुनः समायोजन होना चाहिए, रीएडजस्टमेंट होना चाहिए। किसका? टोटल सीटों का और इंटरनली। आज हरियाणा के पास 10 लोकसभा की सीटें हैं। ये 10 सीटें कहां कहां से आती है, कैसे आती है, किसकी सीटें कम, किसकी सीटें ज्यादा, ये सारा का सारा रीएडजस्टमेंट है इंटरनली। एक तो हो गया टोटल और एक क्या हो गया? इंटरनली। 52 का डिलिमिटेशन का 62, 71 का डिलिमिटेशन कमीशन 72 में बना, उसने टोटल सीटें कितनी फिक्स कर दी? 543। और फिर जब 543 सीटें फिक्स की तो कहा कि ये जो 543 सीटें हैं, 42nd अमेंडमेंट पास करके ये कहा कि सीटें कब तक फिक्स रहेगी? 543 2001 के साल तक फिक्स रहेगी। तो 2001 आ गया, तो 2001 में इसको बदलना था। बदलने के बाद कौन सा अमेंडमेंट कर दिया 2001 में? 84th अमेंडमेंट। और 84th अमेंडमेंट करके क्या कहा कि ये 2001 वाली सीटें कब तक फिक्स रहेगी? 2026। अब 2026 आ गया, तो देखने वाली बात है इस बार क्या होगा। सीटें कम तो नहीं होगी, सीटें बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी, एडजस्टमेंट किस तरीके से होगा। देखो एक्चुअल में यहां पर प्रॉब्लम क्या आई थी, कब? 71 के साल में, जब 1971 का सेंसस हुआ ना, तो उस सेंसस के अंदर जाहिर सी बात है कि पिछले 10 सालों के अंदर गरीबी हटाओ का प्रोग्राम लॉन्च हो रहा था, जनसंख्या नियंत्रण, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना था। लेकिन पॉपुलेशन कंट्रोल होती तो कैसे होती? बिहार लगातार दे बच्चे पे बच्चे पैदा किए जा रहे हैं, तमिलनाडु बेचारा कंट्रोल कर रहा है। और आपको पता है जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो उसका लोकसभा के अंदर रिप्रेजेंटेशन भी क्या होगा? ज्यादा ज्यादा हो। पॉपुलेशन ज्यादा तो रिप्रेजेंटेशन ज्यादा, पॉपुलेशन कम होगी तो रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये इस चीज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका सांसद या आपका एरिया, उसकी लोकसभा के अंदर कितनी सीटें। इसलिए ध्यान रखना, लोकसभा के अंदर रूल बेसिकली यूपी डिसाइड करता है, राजस्थान डिसाइड करता है, बिहार, बड़े स्टेट डिसाइड करते हैं, क्योंकि उनकी लोकसभा के अंदर सीटें ज्यादा है। इसलिए जब भी लोकसभा के इलेक्शन होते हैं तो सबसे बड़ा ध्यान यूपी की तरफ दिया जाता है। किस तरफ? यूपी की तरफ। छोटे स्टेट को अनदेखा कर दिया जाता है।
अब ये साउथ वाले बेचारे ये तो अपने तरीके सही चल रहे थे, उन्होंने तो पॉपुलेशन कंट्रोल कर ली, बिहार ने पॉपुलेशन कंट्रोल की नहीं, तो बड़ा ही ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आ गया। इंदिरा गांधी ने देखा कि भाई मामला ऐसे फंस जाएगा, और फंस जाएगा तो अभी हम सीटों को किसके कितने टाइम के लिए फिक्स कर रहे हैं, 2001 तक के लिए फिक्स, क्योंकि किसी को नाराज भी तो नहीं कर सकते थे ना। कोई स्टेट हो सकता है कि इस चीज से खुश हो, कोई नाराज होगा, क्योंकि सीटें बढ़ेगी घटेगी। तो फाइनली 2001 आया और 2001 में दोबारा से अमेंडमेंट हुआ, दोबारा से अमेंडमेंट करके 84th अमेंडमेंट कब तक सीटें फिक्स कर दी, 2026 तक। और इसी के अंदर एक अमेंडमेंट और आया, 87 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003। उसमें क्या किया गया, उसमें एससी के लिए 84 सीटें और एसटी के लिए कितनी सीटें, 47 सीटें। किस सेंसस के अकॉर्डिंग होगी ये, 2001 सेंसस के अकॉर्डिंग होगी। तो लिखना भी, लिखना द एलोकेशन ऑफ द एलोकेशन ऑफ लोकसभा सीट across the country, the allocation of Lok Sabha seat across the country is still based on 2001 census, is still based on, sorry, is still based on 1971 census, उल्टा बोल गया भाई मैं, is still based on 1971 census. The allocation of Lok Sabha seat across the country is still based on 1971 census, comma, but the size of Lok Sabha seat, but the size of Lok Sabha seat was determined on the basis of 2001 census, was determined on the basis of 2001 census. हिंदी वाले लिखना भाई, लिखना पूरे भारतवर्ष में या पूरे देश में लोकसभा सीटों का बंटवारा, और उसमें लिख लेना कुल सीटें, लोकसभा सीटों का बंटवारा ब्रैकेट में लिख लेना कुल सीटें 1971 के 1971 के जनगणना के आधार पर है, 1971 के जनगणना के आधार पर है, और ब्रैकेट में कुल सीटें 1971 की जनगणना के आधार पर है, 1971 की जनगणना के आधार पर है, परंतु लोकसभा के आकार का समायोजन, लोकसभा के आकार का समायोजन, साइज, लोकसभा का साइज किसमें कितनी सीटें कम, इंटरनली एडजस्टमेंट, लोकसभा के आकार का समायोजन 2001 की जनगणना के द्वारा है, 2001 की जनगणना के द्वारा है, 2001 की जनगणना के द्वारा है। दो 2001 की जनगणना के द्वारा है, ठीक है। अब इंग्लिश में लिखना 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोवाइडेड, 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोवाइडेड फॉर द नंबर ऑफ लोकसभा सीट, 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोवाइडेड फॉर द नंबर ऑफ लोकसभा सीट remain unchanged, remain unchanged remain unchanged till 2026, till 2026। तो कब तक ये सेम रहेगी, 2026 तक। हिंदी वाले लिख ले हमें 84वें संविधान संशोधन द्वारा, 84वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की कुल सीटें, 84वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा की कुल सीटें
लोकसभा की कुल सीटें 2026 तक समान रहेगी। 2026 तक समान रहेगी। 2026 तक समान रहेगी। ठीक है, उसके बाद लिखना बाई 87th कॉन्स्टिट्यूशन, 87th कॉन्स्टिट्यूशन लोकसभा रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोकसभा सीट, बाई 87th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, बाई 87th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट reorganization of Lok Sabha seat within state would be based on within state would be based on 2001 census, 2001 census। इसी में लिख रहे हैं ना 84 सीट रिजर्व फॉर SC एंड 47 फॉर ST based on 2001 census, based on would be based on 2001 census। based on 2001 census। ठीक है, हिंदी और लिखना 87वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा का पुनर्गठन किया गया। लोकसभा सीटों का, लोकसभा मतलब लोकसभा सीटों का पुनर्गठन किया गया। और ब्रैकेट में लिखना आंतरिक रूप से, ब्रैकेट में आंतरिक लिख लेना, टोटल सीटें नहीं, आंतरिक इंटरनली। इसका फायदा SC ST को मिल गया था। आंतरिक किया गया, देखना 2001 की जनगणना पर आधारित था। किसके ऊपर आधारित था? 2001 की जनगणना पर आधारित था। और सीटें किसको मिल गई? SC ST को। SC को कितनी सीटें? 84। ST के बाद कितनी सीटें? 47। तो ये था पूरा का पूरा अपना डिलिमिटेशन कमीशन। अब देखो यहां से आपको चीजें समझ में आ जाएगी। टोटल सीटें और इंटरनली सीटें, ये दो चीजें हैं, किसके थ्रू चेंज हो रही है? डिलिमिटेशन कमीशन। अब आपको ये सोचना है कि यार एक चीज ध्यान रखनी है कि इस डिलिमिटेशन कमीशन में जो मेंबर होते हैं, जो चेयरमैन होता है, वो कौन है? सुप्रीम कोर्ट का जज, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट। लोकसभा विधानसभा के सदस्य सिर्फ सहायक होते हैं, वो बताते हैं कि भाई इसके अंदर वो सजेशन दे सकते हैं, कंपल्सरी नहीं है, वो अपनी रिपोर्ट देंगे। अब यहां पर अगर खुद सोचो कि किसी मेंबर को, किसको भाई? किसी मेंबर को, किसके मेंबर को? लोकसभा के मेंबर को हम डिलिमिटेशन कमीशन का चेयरमैन या मेंबर बना दे, तो वो अपने अकॉर्डिंग सीटों को क्या करा लेगा? एडजस्ट करा लेगा। अब हरियाणा वाली बीजेपी, उनको पता है कि हम कहाँ जीत सकते हैं, कहाँ हार सकते हैं। अब उनको ये पता है कि जैसे कौन सा एरिया है, मान लो कि पलवल नूह वाला एरिया। अब बीजेपी को ये पता है कि भाई यहाँ पर, एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले रहा हूँ कि मुस्लिम एरिया है, उनको ये पता है कि जो सोनीपत का एरिया है वो कांग्रेस का गढ़ है। ये वाला एरिया जहां पर उनको ये पता कांग्रेस का गढ़ है, जहां पर कांग्रेसी लोग ज्यादा मानते हैं, लोग कांग्रेस को ज्यादा मानते हैं, तो वहां पर वो सीटें रखेंगे कम। और जहां उनको लगेगा ना कि हमारा गढ़ है, वहां सीटें रखेंगे क्या? ज्यादा। तो एडजस्टमेंट इस तरीके से कर देंगे, एक तरफ ज्यादा सीटें, एक तरफ क्या होगी? कम सीटें। इससे फायदा किसको होगा? एक पॉलिटिकल पार्टी को फायदा हो सकता है। इसलिए इसके मेंबर कोई भी क्या नहीं होते? राजनेता नहीं होते। ये एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी के द्वारा काम सौंपा जाता है। ठीक है भाई, तो ये था आपका डिलिमिटेशन कमीशन।